कल की क्लास में हम लोगों ने मेंबर्स का लास्ट टॉपिक था हमारा, और हमने देखा था कि मेंबर्स और शेयर होल्डर यूज तो इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब हम कहते हैं जनाब मेंबर्स का काम क्या है? मेंबर्स का काम है डिसीजन मेकिंग करना। तो फिर डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्टर्स भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन सॉरी लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर्स का काम क्या है जी? अजान हो रही है, पॉज कर दें। ओके जी, प्लीज। देखिए, डायरेक्टर्स का काम भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन विद सर्टेन लिमिटेशंस। कुछ चीज़ों पे, क्योंकि डायरेक्टर का जब हम बात करते हैं, डायरेक्टर जो ओनर्स नहीं है उनका तो पैसा नहीं लगा, वो तो एम्प्लॉई हैं, उनका स्टेक ज़रूर है लेकिन सैलरी की हद तक, प्रमोशन की हद तक। लेकिन जो नुकसान होता है अल्टीमेटली किसका होता है? मेंबर्स का या ओनर्स का नुकसान होता है। इसीलिए कुछ सर्टेन लिमिटेशंस डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग पे लगा दी जाती हैं, और उन लिमिटेशंस का जो डिसीजन है वो कौन लेता है? वो लेता है आपके ओनर्स या मेंबर्स। ठीक है, तो मेंबर्स भी, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स के पास डिफरेंट वोटिंग राइट्स। जो जितना ओनरशिप रखता है उसके पास उतने ही परसेंट जो है वो वोटिंग राइट्स होते हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज किसी बंदे के पास ओनरशिप की होगी, उसके वोटिंग राइट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बंदे की जो सिलेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर कौन से होने चाहिए, ये डायरेक्टर तो फैसला नहीं ले सकते। ये कौन फैसला लेगा? ये मेंबर्स फैसला लेंगे। डायरेक्टर को निकालना है, किसी बंदे को निकालना है, ये फैसला कौन लेगा? मेंबर्स लेंगे। समझे बात को? इसी तरह से कौन सा ऑडिटर होना चाहिए, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका फुल एंड फाइनल फैसला कौन लेगा? मेंबर्स लेंगे। तो मेंबर्स किस तरह से फैसला लेंगे? मेंबर्स फैसला लेते हैं वोटिंग कास्ट करके। अब जैसे मैंने बताया कि वोटिंग का मतलब क्या है जनाब? वोटिंग किस तरीके से की जाती है? बाय रेज ऑफ हैंड या फिर बैलेटिंग करके। बैलेटिंग का मतलब क्या है जी? वोट डाल दिए जाए। अच्छा जनाब, कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये काम हो जाए, हाँ में कितने लोग कहते हैं और ना में कितने लोग कहते हैं। फिर हम वोटिंग की बात करेंगे। अच्छा, इन भाई साहब के पास वोट्स जो हैं 1 लाख वोट इनके पास हैं, 50,000 वोट किसी और के पास है। अगर वो 50,000 किसी एक बंदे को देते हैं और ये अपना 1 लाख वोट किसी दूसरे बंदे को देते हैं, तो वोटिंग करके हम देखेंगे कि किस बंदे को कितने ज्यादा वोट्स मिले, फिर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। नॉर्मली वोटिंग हम देखते हैं जब आपके डायरेक्टर्स के इलेक्शंस हो रहे होते हैं। डायरेक्टर के इलेक्शंस के लिए वोटिंग कास्ट की जाती है। वोटिंग कास्ट करने के बाद जनाब हम कहते हैं कि जी हमने एक अपना डिसीजन ले लिया। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके अदर मैटर्स हैं कि जहां पे आपकी वोटिंग सिर्फ इसलिए होनी है कि ये मैटर्स रिजॉल्व किया जाए या ना किया जाए, तो वहां पे आप किस तरह से वोटिंग करेंगे? तो वहां पे डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला जब वो मीटिंग वाला चैप्टर आएगा, तो मीटिंग वाले चैप्टर में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। भाई साहब, ये फायरिंग कौन कर रहा है हमारे कैंपस में? अच्छा जी, खैर देखिए बेटा, अब जब भी मेंबर्स ने डिसीजन लेना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अकेला एक मेंबर या एक ओनर डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन लेते हैं सब लोग मिलके वोटिंग करके। ठीक है, अब जब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो फाइनल हम देखते हैं कि अच्छा जी किसी चीज के हक में कितने लोग अवेलेबल हैं या कितने वोट्स पड़े हैं।
और किसी चीज के हक में कितने वोट्स नहीं पड़े। इन दोनों चीजों के अंदर हम लोग कहते हैं कि जनाब हमने देखना है कि हमारी रेजोल्यूशन पास। ये कौन है यार, उसको मना करो, मना करो, उनको मना करो। इस चीज को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन पास करवाना। रेजोल्यूशन हकीकत में क्या है कि आपके पास कोई चीज आई जिसके बारे में आपने डिसीजन देना है। अब उस चीज को पास करवाना, हकीकत में आपके पास क्या है, उस काम को पास करवाना, उसके बारे में डिसीजन लेना। आप क्या कहेंगे जी हमने क्या किया, रेजोल्यूशन पास की। ठीक है, रेजोल्यूशन हमने पास की। रेजोल्यूशन होती है दो तरह की, एक है आपकी ऑर्डिनरी, जो आपके ऑर्डिनरी वर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर्स का काम क्या जी, मेंबर्स का काम है डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, ये आम काम है। लेकिन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद किसी डायरेक्टर को रिमूव करना, डायरेक्टर को रिमूव करना एक स्पेशल काम है, आम काम नहीं है ये, ऐसा ही है ना। इसी तरह से जनाब आपने प्रॉफिट के ऊपर जो है वो अपनी बताना कि जी इतना % प्रॉफिट जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये काम है। ठीक है, लेकिन आपने एक डिसीजन मेकिंग करनी है कि मुझे फलान जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आपके पास एक स्पेशल टास्क है। तो आपके पास जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी दो तरह की नजर आएंगी आपको। एक आपको रेजोल्यूशन नजर आएगी ऑर्डिनरी, जिसमें ऑर्डिनरी टास्क डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एक आपको नजर आएगी स्पेशल, जिसमें स्पेशल टास्क जो है वो साइन किए जाएंगे। अब ऑर्डिनरी टास्क तो सबको पता होता है कि अच्छा यार ठीक है मीटिंग है, ओके जी क्या करना जी, बस यही करना है, दैट्स फाइन, चलो ये तो सबको पता है कि मीटिंग है मेंबर्स की, किस लिए होगी जी, डायरेक्टर्स के इलेक्शन है, ओके जी डायरेक्टर के इलेक्शन है, जाके वोट कास्ट कर देंगे, दैट्स फाइन, इसलिए मीटिंग बुलाई है जी, ओके जी। लेकिन अगर किसी डायरेक्टर को निकालना हो, डायरेक्टर्स को पता है कि हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, मेंबर्स को तो नहीं पता, लेकिन निकालेगा कौन, मेंबर निकालेगा। मेंबर क्या कहेगा, मेंबर कहेगा अच्छा यार मुझे इस चीज के बारे में पहले नोटिस दो, कम से कम 21 दिन पहले मुझे बताओ कि जिस चीज की रेजोल्यूशन पास करवानी है, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो आपके पास उनकी डिटेल मुझे दो, नोटिस मुझे दो 21 दिन पहले, ताकि मैं इसके ऊपर अपना वर्क करूं, वर्किंग करने के बाद फिर मैं अपना डिसीजन ले सकूं इस चीज के बारे में। ठीक है, तो स्पेशल जो रेजोल्यूशंस होती हैं उनको पास करवाने के लिए आपको कम से कम 21 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और आपकी जो ऑर्डिनरी है उनके लिए 21 दिन का नोटिस जरूरी नहीं है। ठीक है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है जी, ऑर्डिनरी टास्क, और जब आपने इसको पास करवाना ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को, तो उसके लिए भी आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब मोर देन 50%। अगर किसी चीज के हक में 51 या उससे ज्यादा परसेंटेज वोट के डल जाते हैं तो हम कहते हैं दैट्स फाइन, सिंपल मेजोरिटी के साथ आप रेजोल्यूशन को पास करवा सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको वो रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी। ओके, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या है, ऑर्डिनरी टास्क, इसके लिए हमें नोटिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी के साथ आप इसको क्या करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या जी, स्पेशल टास्क, इसके लिए आपको 21 दिन पहले एटलीस्ट 21 डेज बिफोर आपको नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है, उसकी डिटेल आपको मिलनी चाहिए, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी। गॉट इट, यहां तक मसले मसाइल। अच्छा, एक टर्म यूज किया करते हैं हम लोग प्रॉक्सी वोटिंग का। प्रॉक्सी वोटिंग क्या चीज है, मिसाल के तौर पर मैं मेंबर हूं, मेरा एक दोस्त भी मेंबर है, हम दोनों मेंबर हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, जिस दिन मीटिंग है मैं उस दिन मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया, तो मैं उसको कॉल करके कह दूंगा कि भाई तुम भी तो मेंबर हो ना यार, जाओ तुम मेरे बिहाफ पे वोट कास्ट कर देना। वो कहेगा किसको वोट डालना है, मैं कहूंगा जिसको तुम वोट डालो उसी को मेरा भी वोट डाल देना, और उसको मैं प्रॉक्सी अथॉरिटी लेटर जो है वो साइन करके दे दूंगा कि जनाब ये मेरे बिहाफ पे वोट डालेगा। उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। तो वोटिंग आप पर्सनली भी कर सकते हैं और थ्रू प्रॉक्सी भी करवा सकते हैं। ओके, तो आपकी वोटिंग बिल्कुल एज इट इज मानी जाएगी, जैसे आपकी बिल्कुल ठीक है आपने वोटिंग की है। गॉट इट, तो ये रेजोल्यूशन वाला टॉपिक जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए जनाब, कहता है जी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, द डिसीजन ऑफ अ कंपनी आर मेड इन मीटिंग थ्रू रेजोल्यूशंस, अ मीटिंग ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। उनको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग। ठीक है, अगर तो जनरली चल रही है, साल में एक दफा, कम से कम साल में आपको एक दफा मीटिंग करनी है, सालाना मीटिंग, उसको हम लोग कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और कुछ आपको डायरेक्टर कभी कभी उनकी डिमांड पे आप या मेंबर्स की डिमांड पे कोई मीटिंग हो जाती है। मतलब एक तो है कि रेगुलरली साल बाद आपने मीटिंग करनी है, और एक है जनाब नहीं, आप दरमियान में कुछ ऐसा इवेंट हो गया, आपने कहना मीटिंग बुलाओ सबकी।
अब जब आप खुद से मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है, या आपके पास फिर वो डायरेक्टर्स के कहने पे खुद से अलग से मीटिंग बुलवाते हैं, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये दो मीटिंग्स इंशाल्लाह मीटिंग वाले चैप्टर में डिस्कस इनके बारे में हम लोग कर रहे होंगे। तो देखिए जनाब, वोटिंग राइट्स की बात करते कहते जी वोटिंग राइट मीन द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट ऑन एनी मैटर इन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, इधर प्रेजेंट इन पर्सन, ठीक है, और थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी और बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। गॉट इट? पर्सनली भी वोट कास्ट कर सकता है, वीडियो लिंक के जरिए भी वो कह सकता है कि अच्छा जी ये वीडियो लिंक अरेंजमेंट करें, मैं खुद आऊंगा, मीटिंग का हिस्सा बनूंगा। पाकिस्तान में नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम है कि मीटिंग अटेंड कर लूं मैं थोड़ा सा वीडियो लिंक पे, ठीक है, या फिर बाय प्रॉक्सी और बाय बैलेटिंग के थ्रू, पोस्टल बैलेटिंग, कि जनाब वो आप पोस्ट अपनी भेज दें कि जी मेरा वोट जो है फलां बंदे को दे दें, ठीक है, तो वो पोस्टल बैलेट के तौर पर आप अपनी वोटिंग कास्ट कर सकते हैं। कहता जी प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो लिंक शैल बी सब्जेक्ट टू सच फैसिलिटी अरेंज बाय द कंपनी एंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड सेव एज अदर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। कहता जी वीडियो लिंक जो है नॉर्मली ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो वीडियो लिंक का अरेंजमेंट करें। अगर किसी मेंबर ने मीटिंग करनी है और वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या मीटिंग वाली प्लेस पे वो नहीं पहुंच सकता, तो वो चाहता है कि जी वीडियो लिंक के जरिए मैं मीटिंग में शामिल हूं, तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो वीडियो लिंक के जरिए उनको शामिल करें, और वो सारा के सारा कुछ फैसिलिटेट करना आपकी कंपनी की ऑन पे होता है कि किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कहते हैं जनाब कौन सी दो किस्म की हमारे पास रेजोल्यूशन है, नंबर 1 इज ऑर्डिनरी और नंबर 2 इज स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है जी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मेजॉरिटी? मोर देन 50%, नॉट 50%, मोर देन 50%, नॉट वही, बड़ा फर्क है इनमें, मोर देन 50%। 50% और मोर का मतलब है कि 50 वाला भी हुआ तो चल जाएगा, हाँ, तो इसलिए फिर मोर देन 50% means a resolution passed by a simple majority of such members of the company entitled to vote as are present in person or by proxy or exercise the option to vote through postal ballot as provided in the articles or as may be specified at the general meeting। कहता जी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? जो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करवा ली जाए, ठीक है, उस पर वोटिंग कास्ट की जाए, किसके जरिए? पर्सनल आके, प्रॉक्सी के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए या पोस्टल बैलेट के जरिए। जो भी आपकी कंपनी के रूल्स हैं, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, वो सारा कुछ याद है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? हाउ डज द कंपनी प्रोसीड, ठीक है, कंपनी के इंटरनल मैटर्स, ठीक है। तो कहता जी आर्टिकल में लिखा होगा कि जी किस तरीके से आपने वीडियो लिंक जो है वो फैसिलिटेट करना। अच्छा, इसके बाद कहता जी स्पेशल रेजोल्यूशन क्या चीज है? स्पेशल रेजोल्यूशन मींस द रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ, सॉरी 2/3 मैंने कहा था, दिस इज एक्चुअली 3/4 ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच not less than 21 days notice specifying the intention to purpose the resolution as a special resolution has been duly given। जैसे मैंने बताया कि जनाब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है कि ये वो रेजोल्यूशन है जो कि 3/4 मेजोरिटी के साथ पास की जाती है, और कैसे वोटिंग इसमें कर सकते हैं? पर्सनली भी, प्रॉक्सी के जरिए भी, वीडियो लिंक के जरिए भी और पोस्टल बैलेट के जरिए भी। लेकिन इस रेजोल्यूशन का मकसद क्या है, किन चीजों पे डिसीजन मेकिंग करनी है, उसकी डिटेल कम से कम 21 दिन पहले नोटिस के साथ आपको मिल जानी चाहिए जी। रेजोल्यूशन का मतलब है कि जिस चीज पे आपने डिसीजन लेना है उस चीज को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन, मतलब द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, उनको कहते हैं रेजोल्यूशन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एजेंडा, नहीं जिसको कहते हैं एजेंडा, दैट इज रेजोल्यूशन एक्चुअली। ओके, अच्छा, अब यहां पे देखिए कि कहता जी प्रोवाइडेड दैट, यहां पे एक छोटी सी इसकी एक्सेप्शन है। 21 दिन वाला नोटिस हमने कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जरूरी है कि क्या हो, 21 दिन का नोटिस हो। अब इसके एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि लाजमी नहीं, कहता जी कुछ ऐसी भी सिचुएशन है कि जहां पे 21 दिन से कम का नोटिस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है जी, प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। कहते जी कंपनी के, जैसे मैंने बताया कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं, हर मेंबर तो वो है जिसका नाम मेंबर के रजिस्टर में लिखा हुआ है,
लेकिन हर मेंबर के पास वोटिंग राइट्स नहीं हो सकते। चांसेस है इस चीज के। वोटिंग राइट्स उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होंगे, वोटिंग राइट्स उनके कैपिटल के हिसाब से होंगे। उन किसी को वोटिंग राइट हम देते हैं, किसी को वोटिंग राइट हम नहीं देते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि जनाब एक बच्चा जो है उसके पैसे लग गए हैं कंपनी के अंदर, और वो कंपनी के अंदर जनाब उसने पैसे लगाए हुए हैं अपने, और उसके जो उसका गार्डियन था उसने पैसे लगाए हैं। अब वो मेंबर कौन है जनाब? बच्चा। मेंबर कौन है? बच्चा मेंबर है। क्या वो बच्चा डिसीजन मेकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेसिफिक लोग मौजूद हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। वो थोड़े से लोग होते हैं। मेंबर्स अगर देखने को नजर आएंगे हमें, हम कहेंगे ना 50 मेंबर्स हैं, लेकिन जब हम मीटिंग की बात करेंगे तो आपको यही कोई 8-10 नजर आएंगे मेंबर्स। तो हर मेंबर जो है वो वोटिंग राइट नहीं रखता। हम कहते हैं जी अगर किसी कंपनी के तमाम मेंबर्स वोटिंग राइट रखते हैं, उनके पास वो इंटाइटल्ड है कि जनाब वो मीटिंग अटेंड करें और उस पर वोट कास्ट करें तमाम मेंबर्स, तो कहता जी उसके लिए आपको 21 दिन से कम का नोटिस देकर भी आप अपनी क्या करवा सकते हैं? रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। नॉर्मल केस में क्या है, जनरली क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए कम से कम 21 दिन, कम से कम 21 का मतलब है 21 से कम दिन का नोटिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21 या उससे ज्यादा दिन पहले आप नोटिस दे दें। लेकिन अगर सारे के सारे मेंबर्स एंटाइटल्ड हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए, तो फिर आप 21 दिन से कम का नोटिस भी, 21 दिन से कम 1 दिन भी हो सकता है और 20 दिन भी हो सकता है। 21 दिन से कम का नोटिस भी आप क्या करवा सकते हैं? देके उस मीटिंग को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहां पे जनाब वो बात बता रहा है कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स मोर देन जस्ट अ सिंपल मेजॉरिटी एंड लॉन्ग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 days टू टेक इफेक्ट। This implies that this type of resolution is required for more important matters for members of the company and company itself. कहते जी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी से थोड़ी सी जरा ज्यादा स्पेसिफिक है, टाइम पीरियड को लेकर, नोटिस पीरियड को लेकर, और अपने पास करने का जो क्राइटेरिया उसको लेकर कि जनाब 3/4 मेजोरिटी के साथ पास करना है, ठीक है जी। नंबर 2 कि जनाब 21 दिन पहले नोटिस देना। इट मींस के स्पेशल रेजोल्यूशन में स्पेशल मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे। गॉट इट? अब देखिए जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है कोई बंदा? हाँ जी, तो जनाब वो शेयर सब्सक्राइब करके, सिंपल सी बात है, शेयर सब्सक्राइब कर ले, जो क्राइटेरिया कंपनी का वो मीट कर जाए, मेंबर में रजिस्टर कर, मेंबर्स के रजिस्टर में उसका नाम लिखा हो तो वो बंदा मेंबर बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखते हैं क्या कह रहा है। अ पर्सन में बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी एक तरीके से। कौन सा? द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। कि जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी वो लोग क्या बन जाएंगे? कंपनी के मेंबर्स। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो रही तब तक वो क्या कहलाते हैं? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी का इनिशिएटिव लिया और अब कहते हैं जी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कर दें। रजिस्ट्रेशन के बाद यही सब्सक्राइबर्स क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे। ओके, एक तो ये तरीका है कि कंपनी खुद से इनिशिएटिव लो, सब्सक्राइबर बनो और आप जो है वो मेंबर बन जाओगे अल्टीमेटली। एंड इन अदर केसेस अब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? कैसे मेंबर बन सकते हैं? अ पर्सन टू हुम शेयर्स ऑफ एनी काइंड आर अलॉटेड और हु बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स। जो बंदा भी शेयर खरीद लेगा वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। और इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, हमने पढ़ा था ना गारंटी लिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल। कहता जी अगर वो हैविंग नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो क्या होगा? एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कोई भी बंदा जो एग्री कर देता कि जनाब अच्छा मैं इतने परसेंट मैं ऑनरशिप ले लूंगा या इतने परसेंट कंपनी का कर्जा मैं दे दूंगा, यानी कि जो बंदा गारंटी देता है, जो बंदा आपको एग्री करता है कि जनाब मैं मेंबर बन जाऊंगा। ठीक है, ये दो सिचुएशन कौन सी हैं? आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और एक सिचुएशन कौन सी है? बिफोर रजिस्ट्रेशन। बिफोर रजिस्ट्रेशन मेंबर्स कौन बनेंगे? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी डीम्ड एज मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होगा? जो शेयर्स खरीद ले हैविंग शेयर कैपिटल के और हैविंग ना शेयर कैपिटल के, जो मेंबर बनने के एग्रीमेंट कर ले। ओके, और सबसे बड़ी बात कि जनाब दोनों सिचुएशन, प्री रजिस्ट्रेशन या पोस्ट रजिस्ट्रेशन,
जो भी सिचुएशन हो, अगर उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा है देन दे विल बी मेंबर्स, एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मुश्किल बात तो नहीं है कोई, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ये अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहां पर जनाब उसने देखिए क्या कहा, कहता जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन क्या, जस्ट आपने ये बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे जनाब हम कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? अभी हमने पढ़ा जी कि ये ऐसी रेजोल्यूशन है कि जिसको 3/4 मेजोरिटी के साथ पास करवाया जाए और जिसका नोटिस जो है वो हमें 21 डेज बिफोर मिल जाए और इसमें स्पेशल मैटर्स डिस्कस हों, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जनाब आपके पास, अगर आपके पास सारे के सारे मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड कास्ट अ वोट इन अ मीटिंग, तो फिर जो नोटिस पीरियड है वो 21 डेज से कम भी हो सकता है। ओके, ये आप इसको अपनी वर्डिंग अपनी आम अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसने क्या लिखा हुआ है। Special resolution is a resolution which is passed by a majority of not less than 3/4 of such members of the company entitled to vote are as present in person or by proxy or vote through postal ballot at a general meeting of which not less than 21 days notice has been given, specifying the intention to purpose the resolution as a special resolution. Provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given. ओके, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। बस मैं देखता हूं कि काश अगर कोई सवाल हो जाता कि जिसमें आपको वो, लेकिन मीटिंग वाले चैप्टर में आपको इंशाल्लाह वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कहेगा कि जनाब डायरेक्टर ने मेंबर्स की मीटिंग बुलवानी है फलां तारीख को, मेंबर्स की मीटिंग बुलवानी है। फॉर एग्जांपल कहता जी डायरेक्टर्स ने मेंबर्स की मीटिंग बुलवानी है 30 सितंबर को 2024, स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर स्पेशल मीटिंग बुलवानी है स्पेशल पर्पस के लिए। तो बताइए कि इस मीटिंग का बुलाने के लिए उसको क्या उसके प्रोटोकॉल्स होंगे। हम क्या कहेंगे जनाब, एक तो वो स्पेशल पर्पस लिखेगा कि क्या पर्पस है हमारा, जो कि इसको अपनी इंटेंशन लिखेगा कि जो इस मीटिंग को स्पेशल बना रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन बना रहा है। उसके बाद एटलीस्ट 21 डेज नोटिस मिलेगा, ठीक है। और साथ हम ये भी मेंशन कर देंगे कि अगर सारे के सारे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स कंपनी के सारे मेंबर्स अगर वो वोटिंग राइट रखते हैं तो फिर 21 डेज से कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन को हम तब लगाते हैं जब वो हमारे से स्पेसिफिकली पूछे, ठीक है। अब ये हमने पहले बता दिया कि ये चीजें रिक्वायर्ड है। अब हम बताएंगे कि जनाब अब इसने नोटिस कौन सी डेट पे देना है। तो हम कहेंगे जनाब नोटिस दे सकता है एनी डेट बिफोर 9th सितंबर। 9 सितंबर से पहले किसी भी डेट को ये क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है कि सरकार मीटिंग है आ जाइए। ये मैटर्स हमने डिस्कस करने हैं। गॉट इट। इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मीटिंग का गालबन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 शायद, उसमें ये आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। वो प्रॉपर एक मीटिंग के ऊपर, रेजोल्यूशंस के ऊपर, इनके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आईकैप लाजमी सवाल पूछता है। आईकैप के पास 4-5 चैप्टर्स हैं, तो आपके पास 12 चैप्टर है, लेकिन इसमें से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर तमाम पूरी बुक में से बनता है, तमाम चैप्टर्स में से, लेकिन जो हैवी क्वेश्चंस बनते हैं वो 4-5 चैप्टर्स हैं, जिनमें एक रजिस्ट्रेशन का, एक आपके पास मॉर्गेज एंड चार्ज का, एक आपके पास आ जाएगा डायरेक्टर्स का और एक आपके पास मीटिंग का। ये 4-5 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी आगे। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, देखिए जी, जिनको आप एनपीओ भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं जनाब जो कंपनी है जो कि एसोसिएशन है नॉट फॉर प्रॉफिट। वैसे तो आपको पता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि पार्टनरशिप या और जो भी अदर देन कंपनी, जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट है, नॉर्मली अदर देन कंपनी,
वो आपके पास क्या है जनाब, उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। जैसे पार्टनरशिप है, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो कंपनी को ये प्रिविलेज होता है कि कंपनी अगर लिमिटेड रजिस्टर्ड है तो फिर वो लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड मींस कि उनके जो लायबिलिटी रहेगी कंपनसेशन लॉस की, वो क्या रहेगी, लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपको पता है कि अनलिमिटेड होती है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब कहते हैं जी हमारे पास एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये कंपनी तो नहीं होती, इसकी भी लायबिलिटी फिर क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड। लेकिन बाज़ नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन जो है ये अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेती है, एज कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेती है विदाउट टेकिंग नेम ऑफ लिमिटेड, नेम कह रहा हूं, विदाउट टेकिंग वर्ड लिमिटेड। अपने नाम के आगे ये लिमिटेड का वर्ड लगवाए बगैर अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ईदी फाउंडेशन का अगर लेट सपोज नाम लेता हूं, ईदी फाउंडेशन एग्जांपल दे रहा हूं। ईदी फाउंडेशन आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेगी एज कंपनी, तो हमने कहा था कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि वर्ड उसके साथ आगे लिमिटेड लिखा हो। कंपनी का वर्ड जरूरी नहीं है, लिमिटेड का वर्ड जरूरी है। लिमिटेड, अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी लिखा हो उसका वर्ड जरूरी है। ठीक है, कंपनी का वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। तो ईदी फाउंडेशन अगर अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर्ड करवाती है तो ईदी फाउंडेशन लिमिटेड उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बगैर लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल किए अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकती है और कंपनी के पर्क्स जो है वो एंजॉय कर सकती है। ठीक है जी, जी वही है एनजीओ इसी में आ जाते हैं सारे के सारे। अच्छा जी, अब कहते हैं जनाब आपके पास कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, किस तरीके से। कहता जी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कौन लेगा जनाब, लाइसेंस लेगा यही एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसने खुद से अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है, एसएससीपी को, कमीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, और जाहिर बात है कमीशन के साथ किसमें टच में रहेंगे, रजिस्ट्रार के साथ टच में रहेंगे। ठीक है, तो जनाब इन्होंने खुद से अप्लाई करना है और एसएससीपी ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उस क्राइटेरिया को अगर ये मीट कर जाती है एसोसिएशन तो फिर इनको लाइसेंस दे दिया जाएगा कि भाई साहब ये लाइसेंस है विद सर्टेन कंडीशंस, कि ये कंडीशंस है, ये लाइसेंस है, आप कंपनी के तौर पर काम कर सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग वर्ड लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड। ओके, अब वो क्राइटेरिया क्या है इनका। कहते जी क्राइटेरिया सबसे पहले ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, इस एसोसिएशन का मकसद रिलीजियस प्रमोशन होनी चाहिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी या कोई भी जो वेलफेयर के काम है वो इनका मकसद होना चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद। सेकेंडली कि जनाब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट आता है वो सारे का सारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करवाने के लिए इस्तेमाल होता हो और इस प्रॉफिट का कोई भी एक पेनी भी इसके मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पर ना जाता हो, किसी एक पर्सन को स्पेसिफिकली ये फेवर ना करते हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है जी, पहला उन्होंने कहा कि जनाब इसका मकसद क्या होना चाहिए, टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, जिसमें आर्ट, साइंस, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स सारा कुछ आ जाता है। नंबर टू कि जनाब इसका प्रॉफिट जितना भी इसको पैसे मिले, जो भी इसका प्रॉफिट है सारे का सारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा हो। नंबर थ्री, इसका जो भी प्रॉफिट है वो कोई भी इसके मेंबर्स को, किसी भी मेंबर्स को आप डिविडेंड के तौर पर इसका प्रॉफिट शेयर ना करते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें कहता है कि जी जो भी इस एसोसिएशन की जो भी एक्टिविटीज हैं वो कभी भी किसी टाइम के लिए भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के नुकसान में इसकी कभी पॉलिसी कोई नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जेडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जेडीसी कराची के अंदर, पता नहीं उसका क्या नाम है, जाफरिया नहीं, जेडीसी जाफर नहीं, जाफरिया कुछ आगे है जेडीसी के नाम से। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जी, वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को, उसका काम क्या है, जिसका काम है ओल्ड एज होम बनाना, उसका अभी वो रिसेंटली उसने एक लैब बनाई है ब्लड टेस्ट करने के लिए, वहाँ पे वो फ्री करता है वो बंदा, जफर अब्बास नाम है,
वो बंदा, और उसके अलावा जनाब उसका काम वो खाना शाना खिलाना, दस्तरखान लगाना, ये उसका काम है, यानी कि वेलफेयर का काम करना। लेकिन अगर लेट सपोज कि वो अपने इस काम की आड़ में ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना शुरू करवा दें, कि लोगों का नाजायज़ पैसा है और वो कहते हैं जी ठीक है आप हमें दें, हमारे से चिट ले लें और अपने पैसे को जायज़ कर लें। जैसे कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था। इल्ज़ाम क्या लगा था कि जनाब शुतुरमुर्ग, बड़ा फेमस हुई थी, ये रमज़ान के दिनों की बात है। जनाब शुतुरमुर्ग जो है वो कहता है जी वो शुतुरमुर्ग खिलाता है। अब वो कहता है जी शुतुरमुर्ग लाख लाख रुपए का, वैसे 30,000 का मिल जाता है और ये लाख लाख रुपए का शुतुरमुर्ग लेके आता है। तो ये बेसिकली इल्ज़ाम लगाया था उस बंदे पे। उसने कहा जी शुतुरमुर्ग जितने का लेके आएगा कोई बंदा, वो सेठ खिला रहा है, मैं थोड़ी खिला रहा हूँ। अगर वो लाख रुपए का लेके आ रहा है या 50 लाख का लेके आ रहा है, उसके पास रिसीट है, मैं उसको कैसे डिनाई कर दूँ? वो हमें रिसीट दिखाता है, हम उसको ओके करके साइन करके तो हम चले जाते हैं। अब वो रिसीट देने वाले ऑफिशियल्स हैं। अगर अल्लाह ना करे, लेट सपोज कि अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लोगों के ब्लैक मनी को, अब ये जब आप चैरिटी करते हैं ना तो टैक्स आप लोगों ने पढ़ा है माशाल्लाह, तो आपको ये पता है कि जब आप चैरिटी करते हैं ठीक, या डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो वो टैक्स क्रेडिट से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। तो लोग अक्सर इस वजह से भी डोनेशन दे देते हैं कि अच्छा यार चलो अल्लाह के नाम पे देते हैं, तो वैसे भी तो हमारे टैक्स में कमी आ ही जाएगी, ठीक है। तो डोनेशन वगैरह लोग कर देते हैं। तो वो इस तरह की चैरिटी जो आपकी जेडीसी वगैरह इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज ये लोगों को इस तरह का मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए कि खर्चा डोनेशन करें वो 1 लाख रुपए की और रिकॉर्ड में आ रहा हो कि जनाब 50 लाख रुपए की डोनेशन कर दी है ताकि टैक्स क्रेडिट हासिल किया जाए, तो उस सिचुएशन में ये उनका जो काम होगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होगी, वो क्या होगी? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। वो क्या होगी? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। तो हम क्या कहेंगे कि जनाब अब ये बंदा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इस बंदे को हम लाइसेंस नहीं दे सकते। ओके, तो लाइसेंस हासिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया? नंबर 1 कि वो प्रमोट करता हो किसको? सोशल वेलफेयर को, चैरिटी को, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ठीक है, इन चीजों को। उसके बाद उसका जो कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो सारे का सारा प्रॉफिट कहां पे खर्च होता हो? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नंबर 3 उसका कोई भी शेयर जो है वो प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा डिविडेंड के तौर पर उसके मेंबर्स को ना जाता हो। और नंबर 4 कि जनाब वो कभी भी किसी भी टाइम पे उसके जो एक्टिविटीज है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जब ये कमिश्नर भाई साहब जो है, सॉरी कमीशन जो है एसएससीपी जब सेटिस्फाइड हो जाता है कि जनाब ये बंदा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो वो फिर उसको एक कंडीशनली एक लाइसेंस जो है वो इशू कर देते हैं कि जनाब जिसमें वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंपनी के तौर पर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइसेंस इशू करते हुए वो कुछ कंडीशंस भी लगाता है। ओके, और वो कंडीशंस जो है वो लाइसेंस किस तरह से वो काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो उनका प्रोटोकॉल चलेगा, उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होंगे, क्योंकि कंपनी के लिए जरूरी है ना कि मेमोरेंडम और आर्टिकल होने चाहिए। तो आपके पास एसएससीपी की वेबसाइट पर डिफरेंट टेबल्स मौजूद हैं। तो एक टेबल ए है, फिर आपके पास टेबल एफ है, ये मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स हैं। वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा जब अगला चैप्टर में आप लोगों को करवाऊंगा। तो टेबल एफ जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि जनाब कंपनी के आर्टिकल्स, जो हम कहते हैं ना कि कंपनी ने खुद से अपने आर्टिकल्स बनाने हैं, तो एसएससीपी कहता है कि अच्छा तुमने खुद से बनाने हैं ना, ये देख लो, ये उसमें होना चाहिए। अगर ये चीजें उसमें मौजूद है तो हम कह देंगे कि ठीक है, अगर ये चीजें मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि बिल्कुल फारिग है, तुम्हारे आर्टिकल्स नहीं। इसलिए कोशिश करो कि जो टेबल एफ में लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उनको फॉलो करो। ये किसको कह रहा होगा? कमीशन जो आपके पास एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एज कंपनी आ रही है उसको कह रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लाइसेंस्ड एज अबव शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन टेबल एफ इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड अप्रूव्ड बाय द कमीशन। ओके, और फिर जब ये ओके कर लेंगे कि जनाब ठीक है हम टेबल एफ को फॉलो कर लेते हैं, लाइसेंस इनको इशू हो जाएगा, तो फिर ये कंपनी के जो भी पर्क्स हैं उन पर्क्स को क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, टेबल एफ बेसिकली आर्टिकल्स, जैसे हमने बताया नहीं कि कंपनी कुछ प्रोटोकॉल्स आपने डिसाइड करने होते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, कौन सा बंदा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
तो टेबल एफ जो है उसके अंदर लिखा हुआ कि अगर किसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ने अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड करवाना है तो उनके आर्टिकल्स में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो आर्टिकल्स हकीकत में टेबल एफ लिखे हुए हैं। तो कमीशन क्या कहता है कि तुम अपने आर्टिकल्स बनाने की बजाय टेबल एफ वाले आर्टिकल्स को फॉलो करो। ओके, अच्छा जी, अब कहता है जी द एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन एज अबव शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनी के जो भी पर्क्स हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दफा जब लाइसेंस दे दिया तो क्या लाइसेंस खत्म नहीं किया जा सकता, विड्रॉ नहीं किया जा सकता जी। तो सेक्शन 42 हमें बताता है कि जनाब लाइसेंस जो कमीशन है वो कभी भी रिवोक कर सकता है। अब वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनके लिए लाइसेंस जो है वो रिवोक किया जाएगा। कहता जी नंबर 1 कि हमने कंपनी को कहा था कि ये वाली कंडीशंस इस्तेमाल, यानी कि ये तुम्हारे पे कंडीशंस है। मिसाल के तौर पर हमने कंपनी को ये कहा था कि जनाब तुमने साल में सिर्फ 10 लोगों से डोनेशन लेनी है, कंडीशन लगा दी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, साल में सिर्फ 10 लोगों से तुमने डोनेशन लेनी है। लेकिन उसने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 15 लोगों से या 11 लोगों से उसने डोनेशन ले ली, उसने कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, उसने कंडीशन की वायलेशन की। एसएससीपी क्या कहेगा, लाइसेंस वापस कर, आइंदा के बाद तुम इस काबिल नहीं, तो तुम्हें इज्जत दी जाए। गॉट इट। तो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं की जाती, जो आपको लाइसेंस देते हुए जो कंडीशन लगाई थी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो उसका रिजल्ट में क्या हो जाएगा, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कहता है जनाब आपके पास कि एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड और एनी रेलेवेंट रेगुलेशंस आर नॉट मेट और कंप्लाइड विद। ये वही बात, ऊपर वाली बात इसने दोनों के साथ मिलाकर कर दी कि एक तो लाइसेंस देते हुए कंडीशन लगा दी, उसके अलावा कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होती हैं, वो कंडीशन उन्होंने लगाना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा जी कंडीशन क्या जी, उसका कभी भी प्रॉफिट जो है वो किसी अपना उसका किसी मेंबर को डिविडेंड के तौर पर नहीं मिल सकता, ठीक है। ये हमारी लाइसेंस देने से पहले की कंडीशन थी, ठीक है। हमने ये लाइसेंस देते हुए कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन ये कंडीशन जरूरी है एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए। तो यहां पे कहता है जी अगर उसने उसको फुलफिल नहीं किया, उसने इसको कंप्लाई नहीं किया, तो फिर भी हम क्या कर देंगे, उसका लाइसेंस रिवोक कर देंगे। उसके बाद कहता है जी अगर कंपनी का कोई काम, कोई अफेयर इस तरह का है कि जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो उसके लिए भी क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं जनाब हमने कि आपने अगर, क्योंकि जब आप कंपनी बन गए हैं तो आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको मेंटेन करना पड़ेगा, और कंपनी के ऊपर ये लाजमी और मलजूम होता है कि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो वो सालाना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा करवाएगी। और अगर कोई कंपनी कंसेक्टिवली, जैसे अभी हम बात करें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बीइंग कंपनी, जब ये कंपनी बन जाएगी तो अगर ये 2 साल तक लगातार कंसेक्टिव 2 इयर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवाते, तब भी इनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद फिर कहता है जनाब कि अगर कंपनी ने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई काम किया, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी हर्ट होती हो, उसी टाइम इसका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने कहा था कि जनाब अब आगे चलकर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा जी प्राइवेट लिमिटेड, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। अगर 2 मेंबर नहीं है, 1 मेंबर है, तो वो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो कहता है जी अगर जो रिक्वायर्ड नंबर है मेंबर्स के किसी कंपनी के लिए, अगर वो रिक्वायर्ड नंबर से मेंबर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जनाब सेकंड लास्ट में कहता है जी द कंपनी इज, ये अगर कामों में इन्वॉल्व है, कौन से, हाँ जी देखिए जनाब, द कंपनी इज conceived or brought forth for or is or has been carrying on unlawful or fraudulent activity। कि जनाब अगर कंपनी कोई अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो,
जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में अगर शामिल हो जाए तब भी लाइसेंस रिवोक। रन एंड मैनेज बाय द पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स और दे कमिट फ्रॉड, मिसफिजेंस और मेलफिजेंस इन रिलेशन टू द कंपनी। अगर वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करके कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रूली एक्सप्रेस नहीं करता, यानी कि कंपनी के साथ गलत बयानी करता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज कर देता है, तो इस तरह का बंदा अगर वो कंपनी को मैनेज कर रहा होगा तो हम उस कंपनी का क्या कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ठीक है। या फिर अगर कंपनी ऐसे लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं जो कि टेररिज्म एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है। कंपनी इटसेल्फ इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसको चलाने वाले लोग कौन है, टेररिस्ट हैं, तब भी क्या हो जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं जी मैनेज बाय द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। हाँ जी, ये बड़ी मजे की चीज है। कहता है जनाब जो बंदा ये कहे कि जनाब मैं कंपनीज एक्ट की बात को नहीं मानता, कंपनीज एक्ट ने क्या कहा कि अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए तो टेबल एफ को फॉलो करो, वो कहता है जी मैं टेबल एफ को फॉलो नहीं करता। ऐसा बंदा जो कि कंपनीज एक्ट के तहत उनके रूल्स को ना मान रहा हो और वो कंपनी को मैनेज कर रहा हो, उस कंपनी का भी क्या हो जाएगा, लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि मैनेज बाय पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल और द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 और फेल टू कैरी आउट द डायरेक्शंस और डिसीजंस ऑफ द कमीशन और द रजिस्ट्रार गिवन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017। और लास्ट में कहता जी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरा साल कंप्लीट ईयर जिसने कोई एक्टिविटी ना की हो, डोरमेंट हो जाए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, नॉट ऑपरेशनल फॉर 1 ईयर, अगर पूरे साल वो नॉट ऑपरेशनल रही तो हम उसको क्या कर देंगे, जनाब ये कंपनी भी क्या है, इसका लाइसेंस भी क्या कर दो, रिवोक कर दो। ओके। उसके बाद फिर कहते हैं जी लास्ट में अगर कमीशन को नहीं लगे, बगैर किसी वजह के कमीशन को लगे, क्या नहीं यार ये फारिग कराओ, इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करो, तो रिवोक किया जा सकता है। लेकिन रेवोकेशन एमए में उठा के नहीं हो जाएगी। जैसे ही कमीशन को लगेगा, रजिस्ट्रार को लगेगा कि भाई साहब इसने 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाए या ये फला एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उसी टाइम उसको एक नोटिस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब हम आपका लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करते हैं कि आइए और हमें समझाइए कि हम आपका लाइसेंस रिवोक क्यों ना करें। ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि जनाब इसकी वजह से आपकी मुल्क की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी खतरे में है, तो आप बगैर किसी नोटिस के भी उसको क्या कर सकते हैं, उसका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। गॉट इट? नहीं, लाजमी नहीं है इसमें। अगर तो वो एज लिमिटेड आई है तो उसमें तकरीबन कोई 7 मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड है उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं। वो डिपेंड करेगा, आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। हाँ जी भाई, ओके। अच्छा जी, अब जब एक लाइसेंस रिवोक हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, बस आखिरी ये पॉइंट है क्योंकि ये इकट्ठा पॉइंट पढ़ेंगे तो उसका फायदा है। बड़ी मजे की चीज है। देखिए जी, कहता जी अगर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस अगर रिवोक हो जाए तो उसके बाद क्या उसके हालात होंगे? कहता जी कंपनी के तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर कंपनी ने किसी से पैसे लेने तो वो पैसे ले लेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी उसके ऑपरेशंस हैं स्टॉप कर दी जाएंगी। यानी कि रिकवरी ऑफ मनी का ऑपरेशन चलता रहेगा, बाकी तमाम एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, कंपनी की स्टॉप कर दी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जनाब वो कंपनी किसी भी सोर्स से पैसे नहीं ले सकती, मतलब डोनेशन एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं रहेगी। लाइसेंस एक दफा कैंसिल रिवोक होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी। उसके बाद जनाब कहता जी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचकर कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो फुलफिल करने के बाद जो भी कंपनी के एसेट्स बचेंगे
कंपनी के लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो भी कंपनी के एसेट्स बचेंगे उसको कोशिश करेंगे उसी की नेचर की कोई और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसमें उसके एसेट्स जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर दें। ठीक है, और अगर सेम वैसे नहीं मिलती तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और ये जो काम है, ये जो प्रोसीडिंग है कि सारे के सारी चीजें रुक जाएंगी, सारे के सारे पैसे जो भी रिकवरी वाला फेज है वो पैसे रिकवर करवा लिए जाएंगे, डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता और लाइबिलिटीज को सेटिस्फाई करके रिमेनिंग एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे। ये सारा कुछ रेवोकेशन के रेवोकेशन के बाद 90 दिन के अंदर ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, एक दफा पढ़ते हैं जी। द कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी और टू इट इफ एनी। The company shall not solicit or receive donation from any source, and all the assets of the company after satisfaction of all debts and liabilities shall be transferred to another non-profit organization, company, preferably having similar or identical objectives to those of the company, within 90 days from the revocation of the license or such extended period as may be allowed by the commission. ओके, 90 दिन का टाइम, और अगर 90 दिन में फुलफिल नहीं हो रहा तो कमीशन को लेटर लिख दें कि सर हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा दें, तो वो टाइम आपको ज्यादा भी कर सकते हैं। However, a reasonable amount to meet expenses of voluntary winding up or making an application to the registrar for striking the name of the company of the register may be retained by the company। मतलब वाइंडिंग अप में भी आपका खर्चा हो सकता है, सारी बात है। कोई बंदा बुलाएंगे, अच्छा जी वाइंडिंग अप करना, अच्छा जी एसेट्स की वैल्यू लगवाइए, कितने लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज को पे कीजिए। ठीक है, और अगर आपने कंपनी से नाम निकलवाना है तो उसके लिए कुछ आप पेमेंट करते हैं रजिस्ट्रार को। कहता जी ये इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे, ये कंपनी, ये वाले खर्चे जो हैं वो कंपनी अपने पास रिटेन कर सकती है। मतलब कंपनी अपने पास पैसा सारा के सारा नहीं देगी, कंपनी कहेगी जी मुझे वाइंड अप करने के लिए भी 1 लाख रुपए चाहिए, तो सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए कंपनी को दे दिए जाएंगे, ठीक है तुम अपना खर्चा कर लो। समझे बात को? मतलब आम भाषा में ये है कि जनाब आपसे सारे पैसे ले लिए जाएंगे और आपको किराया दे देंगे, ये घर चले जाना। ओके, नहीं कोई लिमिट नहीं है उसमें, सिर्फ ये है कि आपका जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस लिखे पड़े होते हैं कि नाम स्ट्राइक करने के कितने पैसे हैं, आपने एक लिक्विडेटर हायर किया, लिक्विडेटर हम उसको कहते हैं जो कंपनी के एसेट्स बेच के लायबिलिटी को फुलफिल करवाता है। लिक्विडेटर आपने हायर किया, वो भी उसकी फीस जो है वो लिखी पड़ी होती है, तो ये पता होता है कि कितने पैसे हैं। ओके जी, इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, रिपोर्ट, रजिस्ट्रार, वाइंडिंग अप और सारा कुछ इंशाल्लाह। ओके जी।